अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। पाकिस्तान नामुमकिनात का ही मुल्क है। जो नामुमकिन लगता है वो मुमकिन दिखाई देने लगता है, और जो मुमकिन दिखाई देता है वो नामुमकिन बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। हमने देखा कि आज खिलाफ तवक्को हमने IMF का फ़ंड हासिल कर लिया, और इसमें कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, ये बात सबको पता है। लेकिन जो इस वक्त हमें फौरी तौर पर ज़रूरत थी, वो जो हमें बिल्कुल एक जो कहते हैं क्रिटिकल स्टेज पर हम थे, उसके लिए जो रिक्वायर्ड था वो आ गया है। इट्स कम थ्रू। पहली जो है उसकी किस्त हम तक पहुंच चुकी है। बाकी दो जो अकसात हैं वो हम तक पहुंचेंगी जब हम नवंबर में एक किस्त तब आएगी। मेरा ख्याल है बहुत IMF ने इसको बड़ा केयरफुली मेटिकुलसली प्लान किया है, क्योंकि इलेक्शंस ऑफ कोर्स, क्योंकि इस पर बार बार हो रही थी इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, टर्म सेटअप लंबा चलेगा। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने भी खुद बजाते खुद ये बात कर दी है कि असेंबली तहलील हो जाएगी, और उन्होंने कौम से खिताब किया। उन्होंने यही कहा कि 14 अगस्त हमारा आखिरी रोज़ होगा, और बार बार ये कंट्रोवर्सी या कंस्पिरेसी बनाने की कोशिश की जा रही है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बड़ा कंसर्न शो की है कि दो जो हमारे अहम तर सतून हैं इस मुल्क में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, वो एक दूसरे से ज़ाहिर है उनका जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक 8 तारीख कह रहा है, दूसरा 11 तारीख कह रहा है। एक को 60 महीने, एक को 60 दिन चाहिए, एक को 90 दिन चाहिए। अब ये तमाम तर मामला कहाँ जाएंगे? उसके बाद इलेक्शन इस्लाहात की जो मीटिंग हुई है उसमें भी तमाम मामला जो हैं वो अफ़ाम तफ़हीम से हल हो गए हैं। जिस चीज़ पर एतराज़ था, तारिक साहब फरमा रहे हैं कि उन पर एतराज़ात ख़त्म हो गए हैं। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कल मीटिंग में नहीं आए थे, जो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज उन्होंने भी कुछ एतराज़ात उठाए हैं जो टेक्निकल बुनियादी और लीगल पॉइंट्स हैं। उस पर भी कोई ऐसा नहीं है मामला तक रिजॉल्व ना हो सके, ये हम तक इत्तला पहुँचाई गई है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में MQM अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहती है, और उन्होंने भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान से एक बिल्कुल ही इत्तेहाद बना लिया है, कोई मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अब इसका क्या रंग आएगा, और क्या सिंध को कोई और ले पाएगा, या कम से कम उस क़ुव्वत का कोई इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने मद्दे मुकाबिल है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर आरिफ किरमानी साहब। बहुत मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपका सर। किरमानी साहब, सीधा सवाल है, दुबई में मुलाकातें हुई थी, उसका या तो कुछ बना नहीं या कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन हुई थी या नहीं? देखिए सियासतदान, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आई डोंट नो, तो इस तरह इस पे कर लेते हैं ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया सना बीबी। अच्छा, गुजारिश ये है कि देखिए बिलफर्ज हम कर लेते हैं कि ये मुलाकात कोई हुई है, हम इसको ऐसे बात कर लेते हैं। तो देखिए सियासतदान और सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं वो मिलते रहते हैं, और चूंकि PDM का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी, इसलिए वो शामिल नहीं है उसमें। तो इसलिए ये एक समझ लीजिए कि एक दो पार्टियों के सरबराहों के दरमियान अगर कोई मुलाकात हुई तो उस हवाले से मैं इसको देखता हूँ कि एक पार्टी एक इत्तेहाद का हिस्सा है, दूसरी जमात उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, वो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल है। तो मैं इट्स रूटीन मैटर, मैं तो इसको ऐसी कोई पता नहीं क्यों इस पर इतना इसको एक इशू बनाया जा रहा है। लोग मिलते रहते हैं, कई मुलाकातें होती हैं सियासतदानों में, और फिर ये ऐसी मुलाकात हुई है। देखिए इसका कोई कम्युनिके भी नहीं इशू हुआ, कोई एलामिया इशू नहीं हुआ। तो अगर कोई अगर कोई सोशल कर्टेसी कॉल अगर एक दूसरे पे कर भी ली गई है तो आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई ऐसा उसमें मसला है जी। तो ये आपने जो दलील मुझे दी है, आपने ये मौलाना साहब को भी दे दी है, वो भी मान गए हैं, वो भी राजी हैं कि जाहिर है ऐसी कोई बात हुई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मतलब उनका भी अंदाज आपको पता है, अंदाज़े गुफ्तगू नाराजकुन था। मौलाना साहब देखें हमारे पीरो मुर्शिद हैं, हम उनके मुरीद हैं, और मौलाना साहब का इस PDM के सरबराह भी हैं वो। और इस सारे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ पिछले साल इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें ये एक जॉइंट एफर्ट थी, और इसमें मौलाना साहब का भी बड़ा एक मरकजी और किरदार था। और शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और जो गिले शिकवे या उनका जो शिकवा था वो दूर कर दिया गया है। बेहतर होता, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, बेहतर होता कि अगर ये नौबत ना यहाँ तक आती और मौलाना साहब को शिकवा करने का मौका ना मिलता, तो उनको जब मुलाकात अगर हुई है कोई ऐसी तो उनको भी बता दिया जाता, तो वो मुतमिन हो जाते। आई थिंक द मैटर इज रिजॉल्व्ड।
ठीक है, ओके, द मैटर स्टैंड्स रिजॉल्व्ड। अब जरा अनरिजॉल्व मैटर्स पे आ जाते हैं। एक तो मियां साहब की वापसी से एक जो केस जुड़ा है, जो पनामा कामा वाला मामला है, एक मनी ट्रेल है जो आज भी लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि वो अभी तक तो नहीं दी गई, इसलिए तो उनको सज़ा जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हम इसके बरअक्स हम देख लेते हैं, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बयानात हैं और बाकी और लोगों की भी गवाहियाँ आ गई हैं, लेकिन मामला फिर भी कोर्ट का है। और ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हमारे प्रोग्राम में थे इस हफ्ते, वो भी यही फरमा रहे थे कि आने का तरीका तो एक ही है कि आपको आके कोर्ट पे तो पेश होना पड़ेगा, फिर आपकी जो भी आपके दलाइल हैं जो भी होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त तक मियां साहब की वापसी और एक खान साहब की पकड़ाई, ये दोनों चीजें इतना अलमिया क्यों बनी हुई हैं? इमरान खान साहब आज कितनी दफा उनको तोशा खाना रेफरेंस केस में आज फर्द जुर्मायत करने के लिए बुलाया गया, आज भी वो नहीं आए। अब ये दलाइल दे रहे हैं कि जी क्योंकि कोर्ट के मामला इतने खराब है और क्योंकि 2 लोग शूट हो गए और क्योंकि 2 लोगों को कत्ल हो गया कोर्ट के प्रेमिसेस में, इसलिए मेरा देखें मेरे मौक्कल नहीं आ सकते। अब मतलब 9 मई के तनसीबात पर हमले का मास्टरमाइंड भी उनको करार दिया जाता है, IMF का वफ़द भी उनसे मिलता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अदलिया से ये जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सना बीबी कि एक तरफ एक शख्स है जिसको बेगुनाह, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और लोग जो मर्जी कहते रहे और उसको पनामा की बजाय कामा में निकाल दिया गया। अच्छा, एक करप्शन का मुझे बताएं उसके खिलाफ कोई इन्होंने उस फैसले में लिखा हो कि हाँ जी ये करप्शन की। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे आपके सवाल में आपके जवाब है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब और अरशद मलिक और फिर अब रिसेंटली इनके अपने पार्टी के एक हमदर्द वकील, उसने कहा कि जी नवाज शरीफ को निकालने के लिए अदालत का सहारा लिया गया। तो इसके पास तो नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे वो तो सारे एक डेड हॉर्स है, वो तो खत्म हो गए ना जी, उसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अब आइए अब इमरान खान साहब के केसेस की तरफ। देखिए, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग से ले लें, उसके बाद तोशा खाना केस ले लें, और फिर जो 190 मिलियन पाउंड जिस तरह डकार मार गए और अल कादिर ट्रस्ट वगैरह सारा, ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं। और जो एक अनबायस्ड वकला हैं और जो न्यूट्रल वकला है वो तो कहते हैं कि बड़े तगड़े केसेस हैं। और फिर इमरान खान साहब चूंकि लाडले रहे भी हैं, अब भी वो उनका लाडलापन बाकी है कि ये उन्हीं के लिए इस मुल्क में हुआ, 75 साल में कभी किसी के लिए नहीं हुआ कि वो गाड़ी में बैठे हैं तो जमानत मिल जाती है, वो घर में बैठे हैं तो जमानत मिल जाती है, वो अदालत में नहीं जाते तब भी उनको जमानत मिल जाती है। तो लेकिन हाउएवर हैविंग सेड दैट, मैं ये अर्ज करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का केस तो था ही कुछ नहीं, वो तो बनाया गया। इनके केस तो खुद मुंह से बोलते हैं कि भाई ये जो किया गया उसमें और भी इनके फ्रंटमैन और लोग भी थे, सर आपको पता है। अब गुजारिश ये है कि मियां साहब की जहाँ तक आपने वापसी का मोहतरमा फरमाया, उसमें जो कानून, इस पर कानूनी टीम जो है वो लगी हुई है, काम कर रही है। नवाज शरीफ साहब जब बेगुनाह थे, वो तो आज 13 जुलाई है और आज से 5 साल पहले 13 जुलाई को बेटी का हाथ पकड़कर वो एक अदालत के तलब करने पर शरीफ आदमी आ गया। हालांकि उसको पता था, सबको पता था एक सारा, और आज ही का दिन था, आज ही की तारीख थी, आज ही की तारीख थी जब वो आए थे गिरफ्तार होने यहाँ। तो जी 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 मैंने यही अर्ज किया ना कि वो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर अदालत पर छोड़कर आ गया, ये कानून का एहतराम था। और दूसरी तरफ देख लीजिए कि एक साहब है वो पेश नहीं होते अदालत में। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके खिलाफ बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, और वो तो खुद कहते थे कि जी इस मुल्क में कानून 2 हैं, एक अमीर के लिए एक गरीब के लिए, इंसाफ अमीर का और है गरीब का और है। तो अब तो उन्हें चाहिए कि वो अपना जो दावे करते थे उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है, अदालतों में पेश हों। अगर वो बेगुनाह हैं तो अदालतें उन्हें क्लियर चिट दे देंगी, और अगर उनके वो मुलजिम पाए जाते हैं, और खसूसन ये जो सानिया 9 मई हुआ है जो पाकिस्तान और पाक फौज पर रशोदा पर हमला किया गया यादगार पर, उसके बाद तो गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो तो बड़े ये, और इसके एविडेंस मौजूद हैं, ऑडियो कॉल्स जो सी हैं वो सर, ये तो हम 10 मई से सुन रहे हैं ना कि कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन किरमानी साहब, माजरत के साथ मैं आपकी कथा कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात तो 10 मई को भी एस्टैब्लिश हो गई थी कि अब हम नहीं भूलेंगे। फिर हमने इसको और मजीद हमने रीइंफोर्स किया गुजरते हुए दिनों के साथ। लेकिन आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको भी पता है आज तारीख क्या है और कितने लोग पकड़े गए हैं। मतलब खदीजा शाह जिसका ना पार्टी में कोई ओहदा है ना कोई पार्टी की वो कारकुन है एक्टिवली, वो एक सपोर्टर हैं और वो भी अब तक डट के खड़ी नहीं है। लेकिन हमारे मजाल है जो उनके चेयरमैन PTI को अपनी बाल्टी से फुर्सत मिल जाए कि वो निकल के बाहर आए या अपने कारकुनान का डिफेंड करें। सर ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि मैं सॉरी लंबा सवाल हो जाएगा, लेकिन निक्के के अब्बा जो कासिम के अब्बा हैं, उनके भी एक अब्बा हुआ करते थे,
एक दफा का जिक्र है जिनका नाम आप लिया करते थे, उनके अब्बा या चचा भी होते थे, उनका भी आपने जिक्र खैर करते थे। अब वो कासिम के अब्बा के हवाले से जो उन्होंने ये पूरा मनूवर किया, उनका लाना, नवाज शरीफ साहब का ले जाना, निकालना, और ये तमाम तर मामला जो इंजीनियर करते रहे तब तक जब तक कि उनका दिल नहीं भर गया, तो उनके अब्बा के साथ क्या होना है, या उनके अब्बा तक ही जाना है? हमने कासिम के अब्बा पे हमने रुकना है, और कासिम के अब्बा पे भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। वैसे बड़ी आपने ये एक अहम बात की है, नुक्ता उठाया है। देखिए, नवाज शरीफ साहब पहले वो पाकिस्तान के सियासतदान थे जिन्होंने कहा था आज से कई बरस पहले कि जनाब इस मुल्क में वक्त आ गया है कि एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जौन सा है वो बनाया जाए। चलें, आप नहीं सजा देना चाहते किसी को, लेकिन कम से कम उस कमीशन के साथ लोग पेश होकर जो जो उनके अपने उन्होंने उनसे माजी में मामलात हुए हैं वो कन्फेस तो करें कम से कम। और मैं समझता हूं कि ये एक हाइब्रिड, और जिसमें आपने जिक्र किया, और जनरल फैज हमीद का इसमें बहुत अहम रोल आता है, और भी लोग थे। पूरा एक उस वक्त एक कल्ट था जो ये तुला बैठा था कि एक अच्छी भली चलती हुकूमत को, जो जिसमें महंगाई भी कंट्रोल में थी, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, स्टॉक एक्सचेंज 53,000 पे टच कर गया था। क्या वजह हुई कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी को लाकर इस मुल्क को कोशिश की गई कि जैसे पीछे तारीख गारों में काले पत्थर के दौर में धकेल दिया गया। आप देखिए ना, बिल्कुल मैं कहता हूं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, और चाहे वो कासिम के अबू हों या उनके अबू हों, जो भी, अगर आपने इस मुल्क में इंसाफ को फराहम करना है, अगर आपने इसमें सच्चाई से, क्योंकि अब पाकिस्तान देखिए सना बीबी, अब पाकिस्तान और हिचकोले या और अफरा तफरी या और अनसर्टेनिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये 1-1.5 साल, अरे किरमानी साहब, ये तो मेरे बाल गोल्ड हो गए ये सुनते सुनते, मेरे बालों में सोना उतर है चांदी उतरने के बजाय कि सुनते सुनते कि अब हम मुतअम्मल नहीं हो सकते किसी तजुर्बे के, लेकिन मजाल है जो तजुर्बात रुक जाए। इस्तेकाम पाकिस्तान कल बड़ा मजे साजिद साहब ने फरमाया था कि उनके ड्राइवर ने उनको बताया था इस्तेकाम पार्टी का अगर आप गूगल पे करें तो आता है एस्टैब्लिशमेंट। खैर, ये एक प्रोजेक्ट और लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन चले हम यही बात करते हैं कि कोई चीज जो है तब्दील होने जा रही है। लेकिन किरमानी साहब, आखिर में सच बताइएगा, 60 दिन और 90 दिन की कोई बहस है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े कंसर्न है कि दो हमारे जो आला तरीन हुकूमती सुतून हैं वो आपस में लड़ना पड़े। नहीं, देखिए, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो टाइम पे, मैं समझ रहा हूं आज प्राइम मिनिस्टर ने, गालिबन मैं स्पीच सुन नहीं सका उनकी, लेकिन मुझे यही समझ आई है, कन्वे हुआ है कि टाइम पे असेंबलियां जौन सी हैं वो अपना मुद्दत पूरी कर लेंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर-नवंबर तक इलेक्शंस हो जाएंगे और हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए। आखिर में सर, किरमानी साहब, कोई खबर है कि किसका किसी नाम पर इत्तेफाक हुआ है इंटरिम सेटअप के प्राइम मिनिस्टर के लिए? सॉरी किरमानी साहब, आपकी कमी जी, कि वो कोई इंटरिम सेटअप के लिए कोई नाम सब फाइनल हुआ है दोनों के दरमियान? अभी तक तो जहां तक मेरी मालूमात है इस पे मुशावरत जारी है, लेकिन जो मार्केट में नाम फ्लोट किए जा रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे कुछ जाली करेंसी नोट फैला दिए जाते हैं, में वो हर कोई अपनी अपनी लॉबिंग कर रहा है, लेकिन इस पर मुशावरत जारी है। जाली और असल में वेरी सून जरा थोड़ा सा बता दीजिए ना, असल नाम, नकली नाम कौन सा है, चले ताकि हमें पता हो कि नकली नोट ना ले। नहीं, मैं नकली नामों पे नहीं, वो आपको पता ही है जो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं नाम, वो तो ऐसे फैला दिए गए हैं जैसे कोई एक वबा फैलती है या जैसे कोई जाली करेंसी नोट। चीफ आदमी साहब का जिक्र तो नहीं करेंगे आप? नो, मुझे नहीं पता कोई इसमें कोई, अच्छा ये आपकी से मैं सुन रहा हूँ को साबिक आर्मी चीफ भी हैं, लेकिन मुझे जो नाम चल रहे हैं 2-4-5 नाम हैं, 2-3 चैनल्स पे बड़ी ब्रेकिंग चली है, वो नाम है जो चल रहे हैं मार्केट में कि जिनसे अभी तक कम से कम पाकिस्तान और उसकी कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा, और उनमें से अक्सर वो लोग हैं, ये घिसे पिटे लोग हैं, चले हुए कारतूस, जिनकी कुछ लोग ऐसे भी हैं मईशत का बेड़ा गर्क किया। तो अल्लाह ताला महफूज रखे हमें ऐसे। सना बीबी, जरूरत है कि जो एक गैर मुतनाज़िया हो और मईशत पर भी उसकी नजर हो, कंट्रोल हो, क्योंकि IMF के साथ कोई नाम है ज़ेरे गौर जिस पर आप और पीपल्स पार्टी इत्तेफाक करते हो? कोई नाम है ऐसा? कोई एक ऐसा नाम है? अगर कोई ऐसा नाम, अगर ऐसा नाम मेरी कोई नॉलेज में आया तो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा, वादा रहा।
चलो ठीक है, आई विल वेट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया किरमानी साहब। वक्फा लेने जा रहे हैं किरमानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वापस आते हैं। तो इद्दत वाला मामला एक केस था जो रैप अप कर दिया गया था, अब फिर खुलने जा रहा है। अब हमारे पास क्या कोई चारा नहीं रह गया, तोशा खाना में ना आए तो इद्दत में निकाह पे पकड़ लो। कोशिश करते हैं बात करने की इस वक्त के बाद। पाकिस्तान में 9 मई का सानहा क्या हुआ, उसके बाद सोचा कि शायद दुनिया जो है वो इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन जो कैफर किरदार तक पहुंचाना है तमाम लोगों का, जो मास्टरमाइंड थे, सहूलतकार थे, जो हिस्सा थे, जो इनडायरेक्टली हिस्सादार बने, आज हम देख रहे हैं कि इजराइल तक जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर बात कर रहा है कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। तो अगर 9 मई वाला सानहा इजराइल में होता तो वो क्या करते, और जो मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं, और साथ साथ कश्मीर के जो लोगों के साथ हो रहा है, वहाँ पर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उस पर भी आज तक जिक्र खैर नहीं हुआ। लेकिन खैर अब ये लॉबिंग है नहीं है, अब कोई किसी से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, लेकिन इस वक्त मामलात कहाँ से कहाँ जुड़ रहे हैं इस पर बात करेंगे। आज मौजूद हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जहांगीर जदून साहब। बहुत शुक्रिया जदून साहब। लेट मी बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। ये 180 केसेस का फिगर आ रहा है जो शुएब शाहीन साहब बार बार दे रहे हैं। 180 केस हैं, रोज 8 केसेस को भुगताना पड़ता है, उनमें जमानत लेनी पड़ती है, तो इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड बैकलॉग। तो ये वाकई 180 केसेस हैं पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ? नहीं, अगर ऑल ओवर द कंट्री देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाद ऐसे केसेस हैं जो 109 में है, और ये जितने ये प्रोटेस्ट होते रहे हैं पिछले साल भी और इस साल भी, तो सब में केसेस बनते रहे हैं। तो क्यूमुलेटिवली पंजाब के अंदर देखें तो मेरे ख्याल में 180 नहीं होंगे तो 150 तो लाजमी बन चुके होंगे इतने। तो अब इसमें कोई डिनाइल नहीं कर सकता कि इतने केस नहीं है। ये तो रिकॉर्ड की बात है, अगर FIR इनके पास दायर होगा, रिकॉर्ड होगा, तो पूरे अगर पाकिस्तान से आपको इनको डेटा हो तो इतने में मेरे ख्याल में केस 150 के करीब 160 के बन चुके होंगे। अभी ये 9 मई का जो वाक़या हुआ इस पर भी बहुत ज़्यादा केस बने हैं। तो कोई FIR पिंडी में हुई हैं, कोई लाहौर में हुई हैं, कोई इस्लामाबाद में हुई हैं। तो दिन ब दिन केसेस में इजाफा ही होता रहा है। अब ये आगे पता नहीं केस प्रॉपरली जो है वो चलेंगे कब और इसका एंड क्या होगा, ये अभी तक कोई अनसर्टेन है। अभी जदून साहब, पहले कहा जाता है कि ममनुआ फंडिंग जो है वो एक ब्रेक थ्रू होगा और उस पर खान साहब जो हैं उनको बहुत ही सजाएं मिलेंगी, और ममनुआ फंडिंग है और वो उन्होंने कहाँ से पैसे लिए और किस जगह लगाए, सियासत में इस्तेमाल किए, ये वो वूटन क्लब सब कुछ आ गया सामने, लूटन क्लब। लेकिन अब ये मैं कह रही हूँ कि इस वक्त जो मामला है तोशा खाना ही, अब इस वक्त ये बहस चल रही है जी सेशन कोर्ट टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू सेशन कोर्ट, कि भाई ये काबिल समात है नहीं है, आया ये तोशा खाना रेफरेंस केस चल भी सकता है नहीं चल सकता, उनको फर्दर जुर्म आयद करने के लिए बुलाया जाता है, वो तशरीफ नहीं लाते। आज तीसरी बार उन्होंने कहा है जी हम नहीं आ सकते। आज उनके दलाइल दिए कि हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बड़ा सिक्योरिटी का मसला है, आज भी 2 जो है कोर्ट के प्रेमिसेस में 2 मारे गए हैं, तो ये बड़ा खतरा है उनकी जिंदगी को, इसलिए हम नहीं तशरीफ ला सकते। 150 केसेस के बावजूद और 9 मई के सानहा के बावजूद हमें इद्दत वाले मामले को फिर से खोलना पड़ गया कि उसको काबिल समात करार दे दिया, कि जिस पर आपका एक मॉरल पोजीशन भी है कि हमें नहीं करना चाहिए। 150 केसेस में से 149 भी हैं तो 150 आपने जरूर इद्दत वाले मामले को बनाना है। ये तो मैंने पहले भी आपके मेरे हर में शो में आपसे बात की थी। ये अब देखें ऐसा इशू है कि जो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है बंदे का, तो इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल में ये तो केस को आगे नहीं चलना चाहिए। अब उन्होंने एक दफ़ा नीचे वाली कोर्ट ने कह दिया जी कि ये नहीं है, इस पर आगे केस नहीं बनता, तो उन्होंने डिसमिस किया, फिर उन्होंने अपील की। आज वो कल का अपील का फैसला है जी कि ये केस मेंटेनेबल है। तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज है इस तरह, तो फिर आप ज़्यादा केस बनाने का फ़ायदा नहीं। जो जिन केसों के अंदर जान है वो आप आगे चलाएं। अब ये अलमिया ये है कि जिन 1, 2, 4 केसों के अंदर जान होती है वो PTI वाला की चलने नहीं देते। कभी वकील चेंज कर लिया, कभी आ नहीं रहे, कभी फर्ज जुर्म नहीं आयद कर रहे। तो मेरी तो अपनी एक फेयर ओपिनियन यही है कि उनको चाहिए कि कोर्ट के साथ कम अज़ कम जो उनका ड्यू प्रोसेस बनता है उसके साथ कोऑपरेट करें, और जल्दी अगर वो समझते हैं कि केस में जान नहीं है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर जान होगी तो आगे उनको राइट ऑफ अपील मिल जाएगा, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो अभी जो तोशा खाना वाला केस है वो भी नहीं चल पा रहा, तो बैक एंड फ्रो कभी अब जज पे उन्होंने बड़े सीरियस, आपको पता है ये सोशल मीडिया पे आ रहे हैं जी, उनका ये माइंड है वो केस को सुने ना। फिर पहले भी उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, फिर ऊपर चीफ जस्टिस पे दरखास्तें दे दी हाई कोर्ट के जी आप हमारे केस सुने। तो ये माशाल्लाह उनके पास वकला भी बहुत ज़्यादा हैं ऑल ओवर पाकिस्तान को, उनको कमी नहीं है। हर केस में 3-3, 4-4, 10 वकील पेश हो जाते हैं। अगर एक वकील ना आए दूसरे पेश हो जाते हैं, तो वो कहते हैं जी वो वकील साहब आज नहीं आ रहे। तो ये इस तरह मामला चल रहे हैं। आप देखें कोई
फिक्स डेट का पता नहीं चलता कि कोई डेट आएगी तो उसके बाद कोई स्पीड अप हो जाएगा, इनकी ये एक्सपेक्टेशन है शायद। अच्छा, मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी जादू साहब, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ने भी जिस तरह से बुलाया था पीटीआई चेयरमैन को फवाद चौधरी साहब को कि वो खुद पेश हों, और उसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के था, तो हवाले से इस हवाले से आपको क्या लगता है इसमें क्या पेशरफ होगी? क्योंकि फवाद चौधरी साहब 9 मई के हवाले से भागते भागते वो पार्टी से भाग गए, फिर वो इस्तेकाम में आ गए। देखिए इलेक्शन कमीशन इस्तेकामत है या इस्तेकाम है? इलेक्शन कमीशन पे तो वो शुरू से ही जितनी इनकी पार्टी थी तो वो उन पे बारहा इलेक्शन कमीशन की जितनी इन्होंने कंटेम्प्ट किया इतनी किसी ने नहीं की। उनको मतलब ओपन मीडिया पे कहते नहीं जी, उनको बंदा लफाज वो यूज़ ही नहीं कर सकते मीडिया पे, इतनी उनको अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उन्होंने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा शो किया और फिर उन्होंने इनको फाइनली जब वो बिल्कुल कहते हैं ना एट द एंड ऑफ डे जो है उन्होंने फिर इनको कंटेम्प्ट इशू किया। फिर उन्होंने इस कंटेम्प्ट के नोटिस को चैलेंज कर दिया, फिर वो हाई कोर्ट में गए, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, अब वो हर जगह मल्टीपल उन्होंने लिटिगेशन डाली हुई है। अगर यहाँ से थोड़ा सा कहते हैं रिलीफ नहीं मिलेगा तो लाहौर में डाल देते हैं, अगर लाहौर से कहते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि इस जो है वो क्विक होगा तो वो इस्लामाबाद में आके डाल देते हैं। तो अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन के साथ भी उनका कोई कोऑपरेशन नहीं है कि वो भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में चलाने में इलेक्शन कमीशन कामयाब नहीं हो सका। तो बार बार उनकी जो नोटिस को चैलेंज कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी पर्सनल अपीयरेंस दे दें, पर्सनल अपीयरेंस ही नहीं देते। फिर उन्होंने बेलेबल वारंट निकालते हैं, फिर वो नहीं होता, फिर नॉन बेलेबल। तो ये बस यही सिलसिला जो देखने में आ रहा है, यही चल रहा है कि ये अब ये देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने इनके साथ एक और बड़ी नेकी की है, या मतलब उन्होंने जो भी फैसला किया है। जब ये जो तोशा खाना वाला रेफरेंस फाइल हुआ था तो उन्होंने जो प्रेयर की थी वो ये था कि इनको 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई करें, लेकिन उन्होंने कहा जी जो 62(1)(f) का केस जो है इन पे नहीं बनता, हम इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, हम बल्कि रेफरेंस भेज रहे हैं सेशन कोर्ट को कि इन्होंने जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो कंसील किए हैं, उस पर करप्ट प्रैक्टिसेस केस बनता है। तो ये समरी ट्रायल होता है, वो जाके देख लेगी सेशन जज कोर्ट। अभी इन्होंने उस सेशन जज कोर्ट में 3-4 ऑब्जेक्शन उठा लिए हैं। पहला जी उन्होंने कहा जी ऑथराइजेशन इनकी केस फाइल करने की, दूसरा उन्होंने कहा जी 120 डेज के बाद केस फाइल हुआ है, वो लिमिटेशन में आता है, फाइल नहीं होता। तीसरा एक ऑब्जेक्शन उठाया जी कि ये केस मियां वाली में चलना चाहिए था, या अपने इलेक्शन कमीशन केस सारे यहाँ कर रहे हैं और ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन का केस मियां वाली में चलना चाहिए था। तो ये बस इनके स्टांस हैं, ये लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सर हमारे सियासतदान तो अब इलेक्शन की तैयारियों में लग जाएंगे, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई अस्पताल बना रहा है, आपको पता है खिदमत में सब लगे हुए हैं इस वक्त। तो ये मामला कौन देखेगा? आपको लगता है इंटरिम सेटअप में ये मामला कोई एक एंड कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि नहीं, कि ये मामला चलता ही रहेगा? सिटिंग गवर्नमेंट के मेरे ख्याल में 3 आप समझ लें कि 3 वीक्स रहते हैं, या आप ज्यादा कर लें तो मतलब 4 वीक्स। तो इसमें अब देखें ना, केसेस जो बनने हैं वो तो बन गए। 9 मई का जो केस है वो बन गया है, वो तो मेरे ख्याल में FIR हो रही हैं, वो भी सामने नहीं पता चल रहा, लेकिन वो मेरे ख्याल में ट्रायल के प्रोसेस में उनको चल रहा होगा, या अब ये भी नहीं पता कि इसको किस स्टेज पे है। तो ये जब अभी ज़ाहिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये तो जो कानूनी मामला है तो वो चलते रहेंगे। तो जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा वो उसको देखेगा लाजमी, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। वो ये तो नहीं कह सकते, हालांकि जो मैंडेट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर है कि केयर टेकर जो है वो सिर्फ डे टू डे जो है कार्रवाई देख सकते हैं, कोई मेजर डिसीजन को मेजर। लेकिन आपने देखा है यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट जो पंजाब के अंदर देखें कि PK के अंदर वो चल रही है, तो इधर भी तो अब इस मतलब अनप्रडिक्टेबल है, कोई चीज़ें ओपनली इस तरह पता नहीं चल रहा कि आगे क्या होने वाला है। आपको लगता है इंटरिम सेटअप में शायद ये मामला आगे बढ़े, क्योंकि फिर उसकी कोई पॉलिटिकल रिस्क नहीं होगी, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल कॉस्ट नून लीग ने और जो मखलूत हुकूमत उन्होंने देनी थी वो दे दी है, रियासत को बचा लिया। क्या वो सियासत को बचाने के लिए ये हाथ नहीं डालना चाह रहे कि कोई पब्लिसिटी स्टंट ना हो जाए और कोई और वोटिंग पावर जो है उनका ना बढ़ जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में मेरा अंदाजा ये है कि सोच रहे हैं कि जब तक ऊपर चीफ जस्टिस या कोई सुप्रीम कोर्ट के टॉप जो है वो ज़ाहिर है 15 सितंबर को जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये है कि काजी फैसल साहब भी तो मतलब असल तब्दीली इलेक्शन से नहीं आती, ओहदेदार जो होते हैं आपके दारों के, उनके चेंज होने से तब्दीली आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जदून साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। कोई ऑपोजिशन आती थी एक, हमारे राजा रियाज साहब आजकल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो ना मीडिया पर नजर आते हैं ना कहीं और नजर आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, और एक्चुअल में जो 2-4 ऑपोजिशन के लोग रह गए हैं उनकी क्या सुनवाई है, उनकी सुनवाई हम जरूर उनको मौका देंगे, सुनेंगे उनको। इस ब्रेक के बाद सायरा बानो हमारे साथ होंगी, देखते हैं ऑपोजिशन क्या करने जा रही है।
एंड वेलकम बैक। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सायरा बानो साहिबा। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप मेरा ख्याल है वाहिद, आप क्या फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, दो ही रह गए हैं जो अपोजिशन वाकई है इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद। पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, इलेक्शन वक्त पर होंगे। आपकी क्या राय है और आपकी क्या इनपुट है, क्योंकि तमाम पार्टीज बैठ कर इलेक्शन इस्लाहात तो कर रही हैं, क्या आपकी भी कोई सुनवाई हो रही है वहाँ पर? सुनवाई की नहीं, कहाँ वो निकाल खाने में किसी आवाज कौन सुनता है। लेकिन बाकी ये कि इलेक्शन जो मुल्क के हालात तब से लेकर अब तक देखे, मुझे तो ये एक मुबहम सा ऐसे नजर आ रहा है। बस लग रहा है कि हाँ, मीडिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये सब चीजों की तैयारी है तो सही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन कैसे होंगे। ये साथ मिलके इलेक्शन वो करेंगे, एक दूसरे की मुखालफत में इलेक्शन लड़ेंगे, IPP का क्या स्टेटस है, PTI के क्या करेंगे, तो ये सब चीजें तो अभी हुई नहीं। और अगर जल्दबाजी क्या, जो दिन पूरे हो रहे हैं, 14 जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 14 को असेंबली तहलील कर देंगे, तो कोई खुदा न खास्ता ये तो नहीं कि जो KPK और पंजाब में हुआ तो ये भी इंटरिम सेटअप इतना लिंगर ऑन करेगी और उसके बाद आपको पता है नाजुक सूरत हाल और मौसमी इमरजेंसी और इस किस्म की चीजें तो हमारे पास मौजूद ही होती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है। और वैसे भी इलेक्शन तो मानेगा कोई नहीं, क्योंकि देखिए जी, तलाल चौधरी ने कहा था कि अगर बाग और मेयर कराची की तर्ज के इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे, और फिर उन्होंने कहा वजीर आजम हमारा अपना अपना होगा। ये कैसे है कि शेर शक्कर रहने के बाद उसके बाद ये इतनी आराम से मान दे कि चल अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास 80 वोट है तो मेरे पास 100 है, तो मेरा वजीर आजम तेरा नहीं बनेगा। ये कैसे चलेगा, मुझे नहीं समझ आती जी। और ये जो इस्तेहकाम है पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सायरा साहिबा, आपको लगता है कि वो कोई थ्रेट ला सकता है, या वो कोई वोट बैंक तोड़ने में पंजाब में मदद दे सकता है, या किसी पार्टी को थ्रेट करता है, या उनके साथ भी आप लगता है कि नून लीग शायद सीट एडजस्टमेंट कर ले? फिर कुछ बोलूंगी फिर आपा मेरे पीछे पड़ जाएंगी। तो देखिए, नुमान लंगरियाल और आप फिर दोस्त आशिक कमान साहबा आपा कहते हैं ना हम सब उन्हें, मैंने कहा आपा पीछे पड़ जाएंगी। अच्छा नुमान नहीं, आपा नहीं, आपको कुछ ये ओन चौधरी और नुमान लंगरियाल उनके वजीर है, वो अभी तक डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट से इस्तीफा देना है या नहीं देना। वो तो IPP में है, वो समझ नहीं आ रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑन ने तो दे दिया है सायरा साहब, ऑन ने तो दे दिया है, ऑन ने दे दिया अभी 2-3 घंटे कबल। ऑन चौधरी साहब का इस्तीफा नहीं वो देखा, शायद आज उनका हुआ। तो मेरे ख्याल में बस ये अनुमान का मैंने भी नहीं सुना। ऑन क्योंकि ये 2-3 माह में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर, बानो साहब बयानिया की जरूरत तो नहीं होती ना कबूलियत की जरूरत होती है। ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि कबूलियत काफी होती है। आपको लगता है कबूलियत इतनी है कि 3 माह बाद ये सीट तोड़ के वापस कोई इलेक्शन हो जाए, कोई वाकई हुकूमत आ जाए, कोई 2/3 मेजोरिटी ले ना ले तो कम से कम मिलजुल के कर ले? आपको ये बिल्कुल नजर नहीं मेजोरिटी तो कोई भी नहीं लेगा। एक बचपन में मुहावरा सुना था कि दूध का चला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो मेरे ख्याल में छाछ को फूंक फूंक कर पियेंगे। 2/3 मेजोरिटी मेरे ख्याल में किसी पार्टी के पास भी नहीं होगी। ये ऐसी हंग पार्लियामेंट बनेगी, ये ऐसे नहीं होगा। ये जो निजाम ऐसे चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। इंटरिम सेटअप के लिए आपसे कोई मुशावरत हुई है? पार्टी से आप गौतम मेहर साहब हैं वहाँ पर, मेरी उनसे जाहिर हुई वो होगी, पार्टी है हमारे लेकिन क्या तफसीली गुफ्तगू है वो उसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, ये जो इलेक्शन इस्लाहात पर मीटिंग हो रही है 3 दिन से, उसमें भी आपका कोई मौजूद है या सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी ही है इसमें? मेरे इल्म में अभी कोई नहीं आया कि हमारी जी फहमीदा मिर्जा या गौस बख्श मेहर में से मेरे ख्याल में कोई नहीं है। तो ये खुद तो पहले किसी एक चीज के ऊपर कुछ तय कर ले कि क्या होना है। वो तो वही कहते हैं कि बाहर निकल कर एक बयान दूसरा होता है, दूसरा वो होता है, उधर से वो नाराज उधर से वो नाराज। पहले ये आपस में मशावरत मुकम्मल कर लें, फिर देख लेंगे। तो सायरा साहिबा, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आप देख रही हैं कि एक बिल मंजूर हो रहे हैं, 5 साल की मुद्दत तय हो रही है, ताहयात नहीं होंगे, फिर आपको मियाँ साहब की वापसी के लिए जो जुडिशरी के ऊपर इल्जामात हैं या जो जुडिशरी के ऊपर अटैकिंग है, जो जुडिशरी के हवाले से हमें गुड टू सी यू टाइप एक चीज़ पता चलती है। फिर पीपल्स पार्टी कहती है जी अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे,
फिर वो जावेद लतीफ़ साहब को आके कहना पड़ता है कि नहीं जी ये इत्तेफाक तो ये भी नहीं हुआ है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। फिर आज हमने शर्जील मेमन साहब भी कहते हैं हाँ जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही बनेगा वज़ीर आज़म। तो ये क्या कन्फ्यूजन है? पता नहीं, आज मेरे प्रोग्राम में वो नासिर हुसैन शाह साहब थे, तो उन्होंने भी यही बोला कि जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो वज़ीर आज़म बनेगा। और इस किस्म की गुफ्तगू जो आपने कहा है वो इन्होंने मनोअन दोहराई थी कि ये हो रहे हैं या वो, कुछ पता नहीं चल रहा है इनका। जब वो मौलाना की नाराजगी का पूछा तो उन्होंने कहा मौलाना की कासिम के अब्बा दुबई में इस किस्म की कोई बात ऐसी नहीं हुई। और बाकी क्या हो रहा है, अदलिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक कलम की जुम्बिश से वो तनख्वाहों में इजाफा भी दे रहे हैं, मराहत भी दे रहे हैं, और न्याय के कानून खुद ही उसको वो करते हैं और फिर उसको वापस उसको 30 डेज तक लेकर आते हैं। इनको खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, क्योंकि इनको पता है कि ये वापस आ जाके कहीं ये इस चक्कर में ना आ जाए। क्योंकि ज़ाहिर अगर इन्होंने रिवायत कायम कर दी किसी पार्टी को बैन करने की या कोई भी, तो फाइनली कभी ना कभी तो ये भी तो उसके ज़रिए अताब आएंगे। जिनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्योंकि एक तरफ जमहूरियत के दावेदार पीपल्स पार्टी है और दूसरी तरफ नून लीग, जिनके बारे में हमारे पीर साहब ने कहा कि जब वो इक़्तिदार में नहीं होती तो वो पाँव पकड़ती है और जब वो इक़्तिदार में होती है तो वो गला पकड़ती है। लेकिन आजकल तो ये बातें हो रही है ना सायरा साहबा कि दोनों में रेस चल रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कौन ज्यादा खिदमत करता है। तो ये जो खिदमत खल्क है कमेटी ये जो बन गई है दोनों जमातों की, तो ये आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? और साथ साथ ये IMF का जो सहरा अपने सर पर बांध रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि जी ये जनरल आसिम मुनीर की वजह से हुआ है, तो आप भी समझती हैं कि इनका इनमें कोई इतना अमल दखल नहीं था, सिर्फ जनरल साहब का था? ये सॉरी मैंने इस IMF में शुरू से तो यही सुनते आ रहे हैं कि जहाँ से इवन वो पिछली गवर्नमेंट हो तो वो यही होता है कि उनको गारंटी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ही चाहिए होती है, भले वो चाइना हो, UAE हो, सऊदी अरब हो या अमेरिका हो। तो बस अब पता नहीं कि कौन आगे है और कौन पीछे है। कहते हैं हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। अब मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन आगे और कौन उसकी पीछे है, नहीं समझ आ रही। बस ऐसे ही वो बहुत शुक्रिया आपका बानो साहब, आपने ज्वाइन किया। ठीक है, ओके सायरा बानो साहब आप हमारे साथ ही। आई थिंक शी वांट टू मेक अ लास्ट कमेंट, लेकिन शायद वक्त की कमी भी है। लेकिन बानो साहब बोलती बहुत आहिस्ता है लेकिन बात बहुत तगड़ी करती हैं। होपफुली तगड़ी बात समझ आ गई होगी, ना समझ